दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं बट आपको मालूम ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम 5 स्टेप में देख लेंगे कि आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल में जाएंगे। पूरा एजुकेशनल ये वीडियो होगा, अंत तक इसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये शुरुआत कैसी करनी है ये पूरी समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, पहली जो स्टेप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। यहाँ पर कई तरीके आपको ट्रेडिंग करनी है, वो शॉर्ट टर्म करनी है या फिर लॉन्ग टर्म का आपको देखना है। शॉर्ट टर्म अगर आप चूज करेंगे तो आप एक ट्रेडर कहलाएंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो आप एक इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो देख लीजिए, चाहे तो पहले स्विंग ट्रेडिंग चूज कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको जो कुछ आप स्टॉक खरीदेंगे उसके वो आप डे हो या फिर कुछ वीक हो, उसके लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको जो टाइम लगेगा वो थोड़ा सा एक ठीक ठाक टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा, जैसे कि हफ्ते में एक बार मार्केट देखना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रिस्क है वो ठीक ठाक है, ये मिडल का एक रास्ता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ये चीज़ें अगर आपके पास टाइम ठीक ठाक है, आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं और आप होल्ड कर सकते हैं कुछ डेज के लिए, कुछ वीक के लिए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग आप कब करेंगे? तो जो जब आपका नजरिया थोड़ा दूर का होगा, आपके जो टारगेट होंगे, गोल्स होंगे, वो कुछ मंथ्स के, ईयर्स के या डिकेड्स के होंगे, तब आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत वैसे है ही नहीं। जब टाइम टू टाइम बीच में कहीं वीक में एक बार आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो रिस्क है वो सबसे कम मानी जाती है। उसके बाद आता है डे ट्रेडिंग, जहाँ पर आप जो कुछ आप स्टॉक लेंगे वो आज खरीदना है और आज ही वहां पर बेचना है। ओके। और यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको दिन में बैठना पड़ेगा 1-2 घंटा मार्केट सामने और आपको वहाँ पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो रिस्क है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूर ज़्यादा है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि आप किस तरह की रिस्क ले सकते हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, आप कितने दिन के लिए होल्डिंग कर सकते हैं। एक बार आपने चूज़ किया तो आपके आगे की जो स्टेप है वो थोड़ी सी समझ लीजिए। आगे फिर आपको क्या करना है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। मतलब विदाउट डीमैट अकाउंट आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो हर किसी ट्रेडर के लिए डीमैट अकाउंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप अगर ट्रेडर हो तो आप अलग तरीके से कुछ चीज़ें देखेंगे, आप अगर इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो उस तरह से आप कुछ अलग चीज़ें कोई ब्रोकर में देख लेंगे। तो देख लेना किस तरह से आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर आप डे ट्रेडिंग चूज करते हो, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपके लिए दोस्तों आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। आपके पास जो आप जहाँ पर अकाउंट ओपन करोगे उसके टर्मिनल के यहाँ दोस्तों आपके यहाँ स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा स्पीड होना चाहिए। रियल टाइम डेटा आपको वहाँ पर मिलना चाहिए ताकि आप सामने वहां पर बैठे हो, आपको जो डिसीजन लेनी है वो कुछ मिनटों में लेनी है। तो रियल टाइम डेटा भी आपके पास होना चाहिए। चार्ट भी, जो कुछ होता है ट्रेडर का वो सारा चार्ट का ही होता है दोस्तों। मतलब चार्ट के बिना ट्रेडर कुछ कर ही नहीं सकता। तो एडवांस चार्ट भी आपको जो प्रोवाइड करे ऐसा ब्रोकर आपको देखना चाहिए। उसके साथ साथ अल्गो ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करने वाले कई सारे ट्रेडर होते हैं, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ट्रिगर होते हैं, मतलब ये प्राइस आ गई तो मुझे अलर्ट आ जाए, अलर्ट मिले, तो ऐसे ट्रिगर भी देने वाला ब्रोकर चाहिए। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटर्स। कई सारे इंडिकेटर्स का यूज करके डे ट्रेडर दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर भी जो सब प्रोवाइड करे वो ट्रेडर, वो जो ब्रोकर होगा वो आपको एक्चुअल में यहाँ पर चूज करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर का मतलब यहाँ पर दिखा है ऐसे नहीं है। स्विंग ट्रेडर मतलब कुछ वीक के लिए या कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए अगर आप पोजीशन रखना चाहते हो तो आप स्विंग ट्रेडर यहाँ पर हो। आप क्या देखोगे कोई भी ब्रोकर में, तो आपको इंडिकेटर दे, रिसर्च रिसोर्सेज दे। जैसे कि कई सारे स्विंग ट्रेडर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज आती है और उसका इंपैक्ट आपको कुछ 3-4 दिन में मिलता है। तो इसीलिए कुछ आपको रिसर्च देने वाली, रिपोर्ट देने वाली ब्रोकर वहाँ पर चाहिए। उसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस होता है दोस्तों, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट आती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिपोर्ट आते हैं, जीडीपी के आंकड़े आते हैं, ये सारी चीज़ें देने वाला ब्रोकर आपको चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती है दोस्तों, मतलब आपको स्टॉप लॉस हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, ये चीज़ें देने वाला। उसके साथ साथ कई बार आपके इमोशंस कंट्रोल करने वाले कुछ टूल्स अभी कई नए ट्रेडर ब्रोकर दे रहे हैं, तो वो भी देने वाला ब्रोकर आपको चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके साथ साथ रिसर्च के टूल हो गए, प्लेटफॉर्म जो होगा, जो उसका एप्लीकेशन होगा वो यूज़र फ्रेंडली चाहिए, और उसके साथ साथ ब्रोकरेज भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई स्विंग ट्रेडर के लिए। अभी हम देखेंगे कि एक इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो, दूर का अगर आप
नज़रिया रखते हो, तो आप किस तरह से चीज़ें देखेंगे कोई भी ब्रोकर में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एजुकेशनल कंपोनेंट दे। मतलब कई सारे ऐसे ब्रोकर है जो एजुकेशनल कंपोनेंट रोज देते हैं, जैसे कि कई बार वहाँ पर रिपोर्ट्स आती है, कई न्यूज़ आती है, कई नए वेबिनार होते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला ऐसा ब्रोकर आपको वहाँ पर चाहिए। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे ब्रोकर है जो आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल की, समझो कि ईपीएस क्या है, ऐसा कुछ एजुकेशनल भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे ब्रोकर को आप देखना चाहिए। उसके साथ साथ रिसर्च टूल होते हैं, यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होना चाहिए और प्राइजेस भी इसमें ठीक ठाक होनी चाहिए, ये भी चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि आपको एक अच्छा ब्रोकर वहाँ पर चुनना चाहिए, जहाँ पर आप प्राइजेस देखेंगे, उसका इंटरफेस देखेंगे, और उसके साथ साथ आपको जो ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि ट्रेडर के लिए इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो चार्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, और जो इन्वेस्टर होगा वो थोड़ा रिपोर्ट्स, एजुकेशनल, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान वो देगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक बार आपने ब्रोकर चूज़ कर लिया, तो अभी जो थर्ड जो आपकी स्टेप है वो काफ़ी ईजी है। आपको अकाउंट ओपन करना है। अभी जो अकाउंट ओपन हो रहा है वो अभी एक ही दिन में वहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाते हैं, काफ़ी फास्ट है, प्रोसेस बन चुकी है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें अपना पैसा डालेंगे और ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो अभी तक जो चीज़ें थी वो काफ़ी ईजी थी, काफ़ी जल्द में आप ये फोर्थ स्टेप पर एक्चुअल में आ गए। अभी जो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेप होगा वो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट वो ही इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेसफुल जर्नी के लिए। तो फोर्थ स्टेप क्या है, तो आपको अभी थोड़ा सा रिसर्च करना है। ओके मतलब जो कुछ आप स्टॉक खरीदने वाले हो, जो कुछ आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करने वाले हो, स्कैल्पिंग करोगे, जो कुछ करोगे, विदाउट स्टडी आप करोगे तो उसमें नुकसान आपको हो सकता है। कोई भी, जैसे कि अगर कोई पायलट हो वो भी 4-5 साल पढ़ाई करता है, मतलब पढ़ाई करता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो प्लेन चलाता है। अगर कोई डॉक्टर हो वो भी कई साल पढ़ाई करता है, उसमें खर्चा करता है और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कहीं करता है और उसके बाद वो डॉक्टर मतलब कोई मरीज को देखता है। तो इस तरह से हर चीज़ में जैसे रिसर्च पहले होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। ट्रेडिंग अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपको थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा आपको कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तो उसके लिए एक्चुअल में आपको सीखना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है, क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करना है वो देखेंगे। पहले तो है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस समझ लीजिए क्या होता है। एक्चुअल में ये जो होता है, ये इन्वेस्टर जो होते हैं जो दूर का नज़रिया रखते हैं, या फिर हम कहें कि जो कुछ दूर के ट्रेडर हो, अगर आप कुछ सालों का नज़रिया रखते हो तो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की उसकी हम फिनेंशियल हेल्थ देखते हैं, वो कंपनी हेल्दी है या फिर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, ये पहले हम देखेंगे। कई सारे उसके रिपोर्ट आते हैं, उससे उसकी हेल्थ पूरी तरह से समझ में आती है। उसके साथ साथ वो जो कंपनी है वो उसके जो कुछ कंपिटिटर्स है उससे बेटर है या उससे लैग कर रही है, ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ उस कंपनी पर कितना कर्जा है, वो डेप्ट कितना है, ज़्यादा ही कर्जा उसमें नहीं ना, ये चीज़ें ज़रूर आपको देखनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा डेप्ट होगा तो दिक्कतें आएगी। जैसे कि अभी आरकॉम मतलब अनिल अंबानी जी की जो कंपनियाँ है दोस्तों, यहाँ पर डेप्ट का बहुत सारा इशू है। उसके साथ साथ अगर आप देखें टेलीकॉम कंपनी में अगर आप देखो तो वहाँ पर एयरटेल हो, उस पर ज़्यादा कर्जा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया हो, इस पर भी ज़बरदस्त कर्जा आपको देखने को मिलेगा। तो डेप्ट की वजह से कई सारी कंपनियाँ डूब जाती है। तो डेप्ट को देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लिक्विडिटी होती है दोस्तों, वो भी आपको हर कंपनी की देखनी चाहिए। अभी एक न्यूज़ में जैसे कि कई सारी न्यूज़ में अभी ये बातें चल रही है कि जो अदानी के जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें कुछ अमेरिका ने वहाँ पर कई सारे आरोप जो थे वो उन पर वहाँ पर लगाए थे और उसके बाद ये जो स्टॉक थे ज़बरदस्त गिरे थे। बट फिर भी कई सारे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है वो उनका विश्वास उससे हटा नहीं। उसके पीछे का रीज़न था लिक्विडिटी। उन्होंने कहा कि अदानी जी के स्टॉक के पास ज़बरदस्त लिक्विडिटी है, मतलब कितनी भी दिक्कतें आए, कुछ भी हो, अगर बैंक वहाँ पर खड़े हो उनके सामने कि कहे कि हमारा कर्जा वापस करो, तो उनके पास उतना पैसा है कि वो रिटर्न कर सके। तो इतनी अच्छी लिक्विडिटी को देखते हुए दोस्तों उन्होंने ये इतनी बड़ी जो दिक्कत है अदानी स्टॉक में, फिर भी उन्होंने वहाँ पर बैकिंग की है। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होने की वजह से ये बच पाए अदानी के स्टॉक। अगर लिक्विडिटी वहाँ पर नहीं होती तो ये ज़बरदस्त पीट जाते और फिर अगर 100 की बात करें तो ये 0 भी स्टॉक हो सकते थे। तो लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज़ आपको देखनी काफ़ी
अहम होती है। उसके साथ साथ कई सारे रिपोर्ट आते हैं, उसमें अर्निंग के कुछ आंकड़े आते हैं, जैसे कि ईपीएस हो, कई सारे जैसे आंकड़े हो, वो वहाँ पर पैट हो, ऐसे कई सारे फॉर्मूलेज रहते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। और वो देखने के बाद फिर आपका वहाँ पर एक नज़रिया बनेगा कि ये कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, इसकी जो अर्निंग है, जो कुछ कमाती है कंपनी, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। अगर अभी सॉरी, अगर अभी उसकी अर्निंग में कुछ दिक्कत है तो वो देखने के बाद अभी उसका फ्यूचर भी देखेंगे कि अभी दिक्कत है, ठीक है, बट वो कंपनी फ्यूचर में बेटर कर सकती है, ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट उसके है क्या, ये भी वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूर देखा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में एक्चुअल में हम पूरी कंपनी हो, उसका सेक्टर हो और पूरी इकोनॉमी हो, इन सारी चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ताकि जो कुछ हम इन्वेस्ट करें उससे आपको फ्यूचर में रिटर्न मिले। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो चीज़ होती है दोस्तों, वो एक ट्रेडर एक्चुअल में करता है। टेक्निकल एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म की एक चीज़ होती है, जो कोई ट्रेडर हर रोज़ पैसा बनाना चाहता है या वीकली पैसा बनाना चाहता है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस करता है। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकता। टेक्निकल एनालिसिस का गिस्ट अगर देखें तो वो होता है एक चार्ट पर ही पूरा काम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का या ट्रेडर का होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए अगर आप ट्रेडर हो। उसके लिए दोस्तों आपको एक्चुअल में प्राइस देखनी पड़ती है, मतलब पूरा जो खेल है पूरा प्राइस का है। जैसे आपने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि पूरी तरह आप कंपनी, उसके प्रोस्पेक्ट, उसकी अर्निंग, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, आपने प्राइस वहाँ पर ज़्यादा देखी नहीं थी। बट यहाँ पर जो कुछ है भाव भगवान छे, ये चीज़ यहाँ पर पूरी है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में आप एक्चुअल में जो रेट है, जो कुछ प्राइस है, वो किस तरह से बिहेव करती है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और उसका फ्यूचर बढ़ना है या कम होना है, ये देखा जाता है यहाँ पर। तो पूरा प्राइस का खेल है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग बाइंग नहीं कर रहे, ये वॉल्यूम से पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट होता है प्राइस और वॉल्यूम को देखना। और वो देखने के लिए दोस्तों कई बार आप चार्ट पर कुछ ट्रेंड देखते हो। मतलब देख लीजिए ट्रेंड क्या चीज़ होती है, समझ लीजिए। ट्रेंड मतलब कई बार ऐसे होता है कि कोई स्टॉक ऊपर उसकी प्राइस ऊपर जाती रहती है, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। कोई स्टॉक होता है जिसकी प्राइस गिरती जाती है, उसे हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो वो आपको ट्रेंड एक्चुअल में ढूंढना पड़ता है, वो इतना एक्चुअल में ईजी चीज़ नहीं होती। कई सारी टेक्निकल एनालिसिस की जो चीज़ें हैं, कई सारे स्ट्रैटेजीज हो, कई सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड एक्चुअल में अभी वहाँ पर शॉर्ट टर्म में चल रहा है। तो ट्रेंड का एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके साथ साथ उस ट्रेंड के साथ कुछ पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, जो आपको बता सके कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। तो ट्रेंड और पैटर्न देखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे पैटर्न्स के नाम आपने कई बार सुने होंगे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल, वेजेस, फ्लैग्स, ओके, वेज, कई सारे पैटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। उनके बारे में आप अगर ठीक से सीखोगे तो आपको फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको एक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो तो ये चार्ट पर पूरा आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। कई बार लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हैं, इससे भी आपका पैसा बन सकता है। जैसे कि कोई न्यूज़ अगर अच्छी आए तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप उस स्टॉक में ऊपर जाते वक्त बाय करके पैसा बना सकते हैं। अगर न्यूज़ बुरी हो तो वो स्टॉक नीचे जाता है और उससे भी आप पैसा बना सकते हो दोस्तों, नीचे जाते हुए भी आप पैसा बना सकते हो। तो इस तरह से न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि कई जो कंपनीज होती है दोस्तों इंडिया में, वो हर 3 महीने में अपने रिपोर्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट करती है। ओके, और उसमें उनको सच पूरा वहाँ पर बताना पड़ता है, मतलब एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, आपकी ग्रोथ कैसी है, आपने क्या सेल्स किया, आपका रिवेन्यू क्या है, आप पर कितना कर्जा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें देनी ही पड़ती है। तो हर 3 महीने में आपको इनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये रिपोर्ट देखने के बाद दोस्तों, ये रिपोर्ट जब आते हैं तो वो एक न्यूज़ होती है एक्चुअल में कि वो जो कंपनी है वो अच्छी इस बार उसने काम किया या फिर खराब काम किया। तो ये न्यूज़ बेस अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ जब उनके ये डिक्लेयर हो गए रिपोर्ट्स, तब आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। उसके साथ साथ कई बार मैनेजमेंट कुछ चीज़ें कहती है और वो मैनेजमेंट में अगर कुछ चेंजेस होते तो उसकी वजह से भी वहाँ पर न्यूज़ में ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो जी के पुनीत गोयंका जी है, ओके, जो सीईओ है एक्चुअल में, तो उन्हें एमडी करने के लिए उनका जो पूरा बोर्ड था उसने पूरी तरह से इनकार किया। तो ये अब मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इनकी वजह से वहाँ पर एक्चुअल में कई बार न्यूज़ बनती है और उसके बाद आपको उस चीज़ को देख के
आपको वहाँ पर पैसा बनाने की चांस वहाँ पर मिलती है। तो मैनेजमेंट गाइडेंस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एनालिस्ट, कई सारे एनालिस्ट होते हैं, क्यों या फिर हम कहें कि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसे कि अब हम कहें कि CLSA हो, मॉर्गन स्टैनले हो, गोल्डमैन सैच हो, ऐसे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं। उनकी दोस्तों ज़बरदस्त उनके पास ताकत होती है, ज़बरदस्त उनके पास जो कई सारा एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं हर तरह की स्टडी करने के लिए, और वो स्टडी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी अभी हमें अच्छी लग रही है, तो वो बाय की रेटिंग देंगे। उन्हें लगता है कि ये कंपनी के आगे का जो फ्यूचर है वो वहाँ पर मुश्किल में है, तो वहाँ पर वो सेल की रेटिंग देते हैं। तो वो जब ऐसा कुछ रेटिंग देते हैं तो उसके बाद वो न्यूज़ में आता है, और उसकी वजह से वहाँ पर बड़ी हलचल उस स्टॉक में देखने को मिलती है। तो इन रेटिंग से कर भी आप अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ जो ट्रेडिंग में या फिर हमारे स्टॉक मार्केट में वहाँ पर कई सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पर भी होती रहती है, जैसे कि जियो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है, जैसे कि अभी बीच में रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था, इनकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसके वजह से दोस्तों जो ऑयल के प्राइजेस हो, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन हो, इस पर इम्पैक्ट होता है, और इसी वजह से दोस्तों हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है वो ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऑयल पर निर्भर है, कोई इन्फ्लेशन पर निर्भर है, तो इनका इम्पैक्ट आपके हमारे स्टॉक मार्केट पर होता रहता है। तो इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, इनका दिक्कत अगर कोई वहाँ पर न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने को उसी वक्त मिलता है, और ज़बरदस्त इनका इम्पैक्ट होते रहता है। उसके साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इवेंट्स हो, जैसे कि GDP के आंकड़े हो, इन्फ्लेशन के आंकड़े हो, RBI के गवर्नर की पॉलिसी हो, उसके साथ साथ जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर है वो कुछ सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें कहते हैं, तो ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती है, एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें हो, हमारी जो एग्रीकल्चर हो, ये सारी चीज़ें जो होती है, तो उसका भी असर ज़रूर स्टॉक मार्केट में पड़ता है, क्योंकि कई सारी कंपनीज इससे पूरी तरह से रिलेटेड होती है। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स इवेंट को ट्रैक करके आप वहाँ पर भी पैसा बना सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा एक ट्रेडर की तरह वहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है दोस्तों, वो आपको मालूम होनी चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन की। आपको कोई भी, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करें। एक ही जगह अगर आप इन्वेस्ट करोगे और वो चीज़ खराब हो जाएगी तो आपका पूरा पैसा वहाँ पर डूब सकता है। तो थोड़ी रिस्क मैनेज करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। ओके, अंग्रेजी में यह इसलिए कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, एक ही बास्केट में सारे अंडे डालोगे तो एक बास्केट अगर खराब होगी तो पूरे अंडे वहाँ पर खराब हो सकते हैं, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डेंजर में आ सकती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ों में वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कई सारे सेक्टर मार्केट में है, जैसे कि हम कहीं फिनेंशियल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, तो आप इनमें थोड़ा IT सेक्टर हो, इनमें आप थोड़ी पूंजी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, अगर आपने एक ही सेक्टर में पूरी चीज़ें डाली और वहाँ पर दिक्कत आई उस सेक्टर में, तो पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पूरे सेक्टर में हर कुछ सेक्टर चूज करने हैं और वहाँ पर आपको पैसा डालना है। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि मार्केट कैप क्या है। जैसे कि मार्केट कैप मतलब ये चीज़ होती है कि कुछ कंपनीज बड़ी होती है, कुछ कंपनीज मीडियम होती है, कुछ कंपनी छोटी होती है। तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है जिनके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो वो जो होती है वो लार्ज कैप कहलाती है। कुछ जो मीडियम है वो मिड कैप कहलाती है, और जिनके पास मतलब अभी नई कंपनीज है वो स्मॉल कैप कही जाती है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, थोड़ा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में डालोगे, जैसे कि रिलायंस हो या फिर इन्फी हो, ऐसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है उसमें। थोड़ा पैसा मिड कैप में डालोगे, जैसे कि उसमें कई सारे नाम हैं, IDBI हो, कई सारी जो कंपनीज है वो मिड कैप में आती है, झील हो। कुछ स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उसमें थोड़ा पैसा आप उसमें डाल सकते हो। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आप की रिस्क थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके साथ साथ कई लोग इंडिया मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर है वो एक्चुअल में क्या करते हैं, थोड़ा पैसा इंडिया में डालेंगे, थोड़ा पैसा वो चाइना में डालेंगे, थोड़ा US में डालेंगे, थोड़ा यूरोप में डालेंगे। इस तरह से आप जोग्राफिकल यहाँ पर भी आप मैनेज आपकी रिस्क कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एक्चुअल में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको कंटिन्यूस लर्निंग भी करनी चाहिए। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये आपको धीरे धीरे सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही दिन में या फिर एक ही महीने में पूरा सीख लिया। ये जो प्रोसेस है इसे आपको टाइम देना पड़ेगा। आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, कहाँ से सीखोगे, तो देख लीजिए।
कुछ फाइनेंशियल आर्टिकल्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, वो आप पढ़ के यहाँ पर बहुत सारा कुछ मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट्स की बुक्स है, वो पढ़ के आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, उसके सारे राज आपको वहाँ पर उन बुक्स में बताए जाते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स है, वहाँ पर जाकर आप पूरा नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप टीवी पर जाकर भी, मतलब टीवी देख कर भी आप वहाँ पर कई सारे चैनल्स हैं जो आपको मार्केट के बारे में जो न्यूज़ है वो वहाँ पर, या फिर चर्चा है वो वहाँ पर होती रहती है। तो टीवी पर भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और समझ लीजिए कि ये जो पूरी चीज़ है, ये सीखने के लिए आपको ऐसे कुछ नहीं कि एक दिन में सीखा या फिर महीने में, ये लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। इसे आपको ये जो सीखने की चीज़ है वो आपको हरदम करती रहनी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा सा रिफाइन या फिर थोड़ा सा सुधार इसमें आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर ये चीज़ें समझ लीजिए। और आखिर की जो स्टेप है, अभी समझ ले, 4 स्टेप ने हमने देखा कि पूरी तरह किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रखती है इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग में। अभी जो लास्ट जो आपको स्टेप लेनी है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है कि आपकी रिस्क मैनेज करना है। मतलब आपने सीख लिया कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें का डिसीजन आपने ले लिया। बट वो डिसीजन लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप इसमें तो रिस्क होती है, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर रिस्क होती है। तो वो रिस्क आप कैसे मैनेज करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर का। तो आप ये रिस्क कैसे मैनेज करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ऑब्वियस पहला तो हमने ऑलरेडी सीख लिया कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आप अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग देशों में, अलग अलग इकोनॉमी में, अलग अलग मार्केट कैप में आपको आपका पैसा थोड़ा थोड़ा वहाँ पर डालना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने ऑलरेडी कर ली। दूसरी चीज़ है कि आपको इमोशनल डिसिप्लिन एक्चुअल में आना चाहिए। इमोशंस जब आपके ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी डिसीजन मेकिंग में होगा, आप गलत डिसीजन वहाँ पर ले सकते। तो इमोशनली आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं करनी है। तो इसीलिए आपको क्या क्या करना है दोस्तों, ये चीज़ पहले समझ लीजिए। कई सारे लोगों को ये तो मालूम ही नहीं होता कि इमोशंस का ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग पर प्रभाव पड़ता है। तो इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे पहले ही समझ लीजिए कि किस तरह से इमोशन की वजह से आपको नुकसान होने वाला है। तो उससे आप पहले ही कुछ चीज़ें करोगे जिससे आप इस इमोशन से बच पाओगे। तो पहले तो इसे अंडर एस्टिमेट मत करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनल को हैंडल करना। उसके साथ साथ एक साइकोलॉजी की जो बातें हैं, जैसे कि फियर एंड ग्रीड, जो जैसे कि आप कभी डर जाते हैं, कई बार आपको लालच पैदा होता है स्टॉक मार्केट में, तो वो चीज़ें आपको नुकसान करा सकती है। जैसे कि अगर आपके मन में फियर आता है तो क्या होगा कि कई बार अच्छा आपका स्टॉक चल रहा है बट किसी ने आपको बता दिया कि नहीं ये स्टॉक अभी गिरने वाला है, तो आपके मन में फियर आएगा और फियर आने के बाद आप उसमें से निकल जाओगे, जो कि एक्चुअल में वहाँ पर कोई ऐसा आपका कोई सिग्नल ही नहीं था, ना टेक्निकल सिग्नल था, ना कोई फंडामेंटल दिक्कत थी, बट फिर भी आप वहाँ से निकले क्योंकि आपके मन में फियर आया, डर आया। और इस डर की वजह से अगर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको फिर पछताना पड़ेगा, उससे आपको नुकसान वहाँ पर हो सकता है। तो फियर आपकी ट्रेडिंग पर इंपैक्ट डालता है। उसके साथ साथ लालच, कई बार ऐसा होता है कि हम लालच में कुछ चीज़ें वहाँ पर खरीदते हैं। दूसरी चीज़, कई बार होप्स, कई बार हमने जो कुछ बाइंग की है वो स्टॉक अच्छा काम नहीं करता, बट फिर भी हम होप में रहते कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी तो अगले महीने, अगले साल इसमें रिकवरी आ जाएगी, और लोग उसमें पूरा डूब भी जाते हैं। जैसे कि बीच में वोडाफोन आइडिया जो स्टॉक था वो 100 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा था, तो मतलब प्राइस उसके 100 के ऊपर थी, उसमें कई सारी दिक्कतें आ गई, बट लोगों ने वहाँ पर उसे छोड़ा नहीं, और ये स्टॉक गिरते गिरते दोस्तों 100, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे करते करते 10 रुपए के नीचे भी इसका भाव चला गया है। बट फिर भी अभी तक लोगों ने होप्स नहीं छोड़े। कितने साल लोगों ने यहाँ पर पूरे बर्बाद किए हैं होप की वजह से। तो ये ग्रीड हो, होप हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नुकसान करा सकती है। ओके, कई बार हम इम्पल्सिव ट्रेड भी लेते हैं। इम्पल्सिव ट्रेड मतलब जहाँ हमारी मतलब हमने कुछ सोचा होता है कि ट्रेड लेने से पहले हम यहाँ ट्रेड लेंगे, हमारा कुछ डिसिप्लिन होगा, हमारे कुछ रूल्स होंगे, बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जब हम सामने बैठ जाते हैं स्क्रीन के, तो कई बार हम वहाँ पर ट्रेड बस इम्पल्सिव से लेते हैं। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि अरे चलो ट्रेड ले लेते हैं, दोस्त ने कुछ कहा, टीवी पर कुछ देख लिया, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर इंड्यूस करती है ट्रेड लेने के लिए, तो उसे इम्पल्सिव ट्रेड कहा जाता है। तो ये इमोशनल इशू है। तो आपके इमोशन पर, आपकी ट्रेडिंग पर, इन्वेस्टिंग पर इन सारी चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये इम्पल्सिव ट्रेड आपको ले डूब जा सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ एक चीज़ आती है कि रिस्क कम करने के लिए आप हेजिंग भी कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब ये है कि आप
क्या करेंगे, अगर आपने कुछ बाय किया है, जैसे कि अगर आप समझे कि रिलायंस में आपने वहाँ पर बाय किया है और स्टॉक में आपने बाय करके वहाँ पर कई सालों से वहाँ पर रहे, और बीच में अभी थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हो रहा है और काफ़ी ऊपर जाने के बाद लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो रिलायंस का स्टॉक की जो कीमत है वो थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो ऐसे वक्त दोस्तों इसमें तो कुछ बुराई स्टॉक में नहीं है, बट फिर भी आप अगर इस डर में या फिर प्राइस लो हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए अगर आप वहाँ पर बेच देंगे तो ये आपकी गलती हो सकती है। तो इसीलिए आप वहाँ पर हेज कर सकते हैं। हेज मतलब क्या है कि रिलायंस की प्राइस अभी नीचे आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आप उसका पुट ले लेंगे। एक ऑप्शन में चीज़ होती है पुट, वो आप ले लेंगे, जिससे कि क्या होगा, जैसे प्राइस नीचे जाएगी आप पुट में पैसा बना सकेंगे। ये एक मैकेनिज्म होता है। उसकी डिटेल के लिए हमारे कुछ वीडियोस हो गए, उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, तो आप वो ज़रूर देख लेना। तो वो हेजिंग हो गई दोस्तों, मतलब गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा बना रहे हो ऑलरेडी, और आप ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड भी हो, तो ऊपर जब वो जाएगा तो पैसा भी आपका बना रहेगा और आप मार्केट में बने रहेंगे। तो इसलिए हेजिंग जो होती है वो आपकी रिस्क वहाँ पर कम करती है। दूसरी चीज़ होती है जिससे आपकी जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं, वो है पोजिशनल साइजिंग। पोजिशनल साइजिंग मतलब आप मतलब कहाँ कब कितना पैसा मार्केट में डालना है, ये आपको ठीक से समझना चाहिए। जब मार्केट में ज़बरदस्त बुलिशनेस हो या फिर मार्केट एक ही दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप ज़्यादा साइज़ में ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, ज़्यादा आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। जब मार्केट नीचे आ रहा है या फिर दिक्कतें हैं, अनसर्टिनिटी मार्केट में है, तो आपको पोजीशन कम रखनी है। आपके पास लाख रुपए भी होंगे बट मार्केट में दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, उस वक्त थोड़ा सा ही पैसा मार्केट में डालोगे, स्टॉक मार्केट में डालोगे। तो ये हो गई पोजिशनल साइजिंग की बात है। तो ये पोजिशनल साइजिंग की वजह से यूज़ करके आप अच्छा आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब कोई आपको लॉस हो तो वो मिनिमम आपका 1 to 2% होना चाहिए, या फिर आप कहाँ पर भी 1 to 2% से ज़्यादा की रिस्क अपने कोई भी ट्रेड पर नहीं लेनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो कोई भी एक ट्रेड पर, एक इन्वेस्टमेंट पर आपको मैक्सिमम 1 to 2,000 का ही लॉस वहाँ पर आपने लेना चाहिए। उससे ज़्यादा का लॉस अगर आप एक ही ट्रेड पर लेते हो तो वो बड़ी दिक्कत की चीज़ आपके लिए फिर फ्यूचर में हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान में इस चीज़ को ज़रूर आप देखें। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ट्रेडर के लिए खासकर ये काम करती है। इसमें क्या होता है कि आपकी रिस्क क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक इतना इतना ऊपर जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस अगर हम कहें कि 1300 से 1500 जाएगा, मतलब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि 200 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है, बट उसके लिए आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे या नीचे आने की भी जो पॉसिबिलिटी रहती है वो अगर 300 रुपये की हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 रुपये कमाने के लिए आप 300 रुपये का लॉस ले सकते हो, तो ये गलत चीज़ होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना चाहिए कि मैं अगर 300 रुपये कमाना चाहता हूँ तो वहाँ पर मेरे 100 रुपये अगर जा रहे हैं तो ठीक चीज़ है, वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है कि 100 का लॉस हो सकता है बट 300 रुपये मिल सकते हैं। तो वो चीज़ रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, यहाँ पर मिनिमम 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो होनी चाहिए। जो बात मैंने की कि 100 रुपये की रिस्क अगर आप ले रहे हो तो 200 रुपये आपको एक्चुअल में मिलने चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ एक चीज़ आती है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। दोस्तों कोई भी मतलब ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज़बरदस्त होते हैं। बड़े बड़े जो ट्रेडर है वो भी दोस्तों अगर 5 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 2 में उनके लॉस होने के चांसेस, 2 या 3 में भी उनके लॉस होने के चांसेस होते हैं, फिर भी वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। इसके पीछे का जो राज है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होती है ये चीज़ ये है कि दोस्तों जब आपको लॉस होगा तो वो लॉस ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपका जो सौदा होगा वो कट जाएगा। आपको वहाँ पर सामने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने काम में भी रहोगे और कोई प्राइस अगर आप सेट करोगे कि यहाँ आने के बाद अगर रिलायंस 1300 को आप ले रहे हो और आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 1250 का, तो 1250 जब प्राइस आएगी तो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर सेल हो जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब जब से कंप्यूटर आए हैं तब से ये स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगा सकते हो। उससे पहले ये मैकेनिज्म नहीं था तो कई सारी दिक्कतें कई सारे ट्रेडर इन्वेस्टर के सामने थी, बट अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर की वजह से दोस्तों आपका लॉस वहाँ पर कट जाता है जब भी कोई दिक्कत आती है तो। ओके, दूसरी एक चीज़ होती है ट्रेलिंग स्टॉप की। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले जो आपने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर देख लीजिए तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, प्राइस आपके फेवर में गई, फिर आपने क्या किया,
ऊपर जाते जाते जैसे ही ऊपर जाने लगी प्राइस, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पर गई, उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, जैसे जैसे ऊपर जाती रही आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ 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 ऊपर ऊपर लेते गए। तो इस तरह से आपका जो रिस्क था वो आप वहाँ पर कम करते गए। तो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जो होता है वो भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे जो फिफ्थ जो हमारा लास्ट स्टेप था उसमें हमने देखा कि कई सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, कई सारी चीज़ों में एक्चुअल में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसमें प्रैक्टिस करोगे, जैसे वक्त बिताओगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें देखते कि एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रैटेजीज होती है क्या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में? तो जी हाँ, कई सारी स्ट्रैटेजीज वहाँ पर होती है, कई सारी तरीके से वहाँ पर पैसा बन सकता है। जैसे कि आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाइंग करके पैसा बनाने की जब सोचोगे तो उसे कहा जाएगा ट्रेंड के साथ आप जा रहे हो। बायर्स मार्केट में ज़्यादा है तो आप बाय करके पैसा बना रहे हो, तो उसकी कई सारी स्ट्रैटेजीज होती है, तो वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज मानी जाती है। दूसरी होती है कि कॉन्ट्राट्रियन स्ट्रैटेजीज, या फिर हम कहें कि उल्टी स्ट्रैटेजीज, मतलब अभी मार्केट ऊपर जा रहा है बट आपको लग रहा है कि काफ़ी ऊपर गया, अभी इसके नीचे आने के चांसेस है, तो आप उल्टा ट्रेड लेते हो। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिससे लोग कई सारा पैसा इसमें बनाते हैं। और एक स्ट्रैटेजी होती है स्कैल्पिंग की, मतलब काफ़ी छोटे टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए, 15-20 सेकंड के लिए भी लोग बाय और सेल करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा इसमें लोग बनाते हैं। बट इसके लिए काफ़ी डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ न्यूज़ के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। जब न्यूज़ आएगी कोई भी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा काफ़ी बड़ा होगा और उससे काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और उससे साथ आप वहाँ पर पैसा बना सकते हो। अगर आप मुझसे पूछे कि सक्सेसफुल जो ट्रेडर होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या उसके पास चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये नॉलेज, ये सारी सीखी हुई चीज़ें तो होनी चाहिए ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक लूजर ट्रेडर के बीच में होती है वो होती है दोस्तों डिसिप्लिन एंड मेंटल फोर्टिट्यूड। मतलब आप डिसिप्लिन अगर होगे तो आपके पैसे बनने के चांसेस, सक्सेसफुल ट्रेडर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जैसे इमोशनल पर कंट्रोल होगा तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस तो थोड़ा होता है सबके पास वो अवेलेबल है, बट ये जो चीज़ है डिसिप्लिन और मेंटल एटीट्यूड हो, साइकोलॉजी हो, उसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। खुद पर कई सारा फ्रीडम जो है वो आपको छोड़ना पड़ता है, कई सारे जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि एक एक्चुअल में दिक्कत की काम होती है, मुश्किल ये काम है। तो इसीलिए जो कई सारे जो लोग लूज़र है इसके पीछे है कि वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने ये पूरा जो 5 स्टेप थे वो देख लिए। मतलब आपके मन में जो वीडियो के पहले जो क्वेश्चन था कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमने आपको पूरी यहाँ पर स्टेप दे दी कि ये 5 स्टेप से आप पूरी शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, कि क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ों पर लोग गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी। तो ये सारा जो चीज़ें थी ये मैंने आपके सामने रखी। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, या फिर आपको कोई और यहाँ पर चीज़ें बतानी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूर कोशिश कर सके। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।